Good evening, dear students. In today's lecture, we will discuss about the next unit operation, that is the liquid extraction. जैसा कि हम लोग पहले लेक्चर में डिस्टिलेशन में पढ़ चुके हैं कि लिक्विड के मिक्सचर को अगर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है तो हम लोग उसको विद द हेल्प ऑफ डिस्टिलेशन सेपरेट आउट करते हैं एंड वी विल गेट द two phases. One is the liquid phase and another is the vapor phase, and in one phase we will get the more volatile component in rich, and in the other phase we will get the less volatile component, that is known as the bottom component. जब कभी हम डिस्टिलेशन प्रोसेस को यूज़ नहीं कर पाते हैं लिक्विड मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए, वो रीजन में भी हो सकता है कि उस टेम्परेचर तक आप इंक्रीज करते हो तो वो आप कंपोनेंट डिकम्पोज हो जाए, या उन दोनों के बीच में रिलेटिव वोलेटिलिटी का डिफरेंस बहुत कम हो, तब हम लोग एक नेक्स्ट यूनिट ऑपरेशन की तरफ बढ़ते हैं जिसको कि लिक्विड एक्सट्रैक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं। इस लिक्विड एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में आपका क्या होता है, दिस इज ए मास ट्रांसफर ऑपरेशन in which a feed solution, that is the, what is the meaning of the feed solution? Feed solution is the mixture of solute and the carrier liquid is brought into the intimate contact with the solvent, that is the second immiscible or slightly miscible liquid, in order to the transfer of solute from the feed phase to the solvent phase. And the component which is rich in the solute phase, that is known as the extract, and other is known as the raffinate phase. Now what is the difference between the distillation and the extraction? As we know, डिस्टिलेशन प्रोसेस में हम लोग स्टीम को या एनर्जी के टर्म को यूज़ करते हैं उन मिक्सचर को सेपरेट आउट करने के लिए, जबकि एक्सट्रैक्शन में हमको किसी तरह की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इन डिस्टिलेशन प्रोसेस वी डू नॉट रिक्वायर द थर्ड कंपोनेंट फॉर द सेपरेशन, बट इन एक्सट्रैक्शन वी रिक्वायर द थर्ड कंपोनेंट फॉर द सेपरेशन। डिस्टिलेशन प्रोसेस में एटलीस्ट बाइनरी कंडीशन प्रोसेस है, यहाँ पर टू कंपोनेंट कम से कम होंगे, ए और बी का मिक्सचर होगा, वन इज द मोर वोलेटाइल एंड अदर इज द लेस वोलेटाइल कंपोनेंट, वाइल इन एक्सट्रैक्शन प्रोसेस देयर विल बी द थ्री कंपोनेंट एटलीस्ट। डिस्टिलेशन प्रोसेस में रिलेटिव वोलेटिलिटी इज द ड्राइविंग फोर्स, while in extraction process the driving force is the solubility difference. In distillation process the feed enters into the distillation column, may be the liquid or may be the liquid vapor mixture or may be the vapor, or in extraction process feed must be a liquid feed, and in distillation column we never operates at the equilibrium, while in extraction process we operates at the equilibrium. What is the meaning of the equilibrium here? Equilibrium means कितना solute आपका solvent में मिल सकता है, जितना maximum वो मिल सकता है। That how can we obtain this? It can be obtained from the solubility curve. Now we will discuss about the extraction mechanism. एक्सट्रैक्शन की मैकेनिज्म क्या है, ठीक है ना। एक्सट्रैक्शन की मैकेनिज्म में हम क्या करते हैं, आप देखिएगा कि दिस इज द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस विच कैन शो इन द सिंप्लीफाई वे। हियर एज यू से दैट द टू कंपोनेंट मिक्सचर, दोनों की आपके लिक्विड का कोई मिक्सचर है, लिक्विड का मिक्सचर है, हमने माना सपोज किया कि दिस इज द ए is the carrier and C is the solute। लिक्विड मिक्सचर की बात जब भी हम लोग करते हैं तो कम से कम दो कंपोनेंट होंगे, ये आपको पता है। वन कंपोनेंट जिसमें कि हमारा एक मिक्सचर एक कंपोनेंट डिसॉल्व है, जो कंपोनेंट डिसॉल्व है दैट इज नोन एज द सॉल्यूट, एंड जिसमें डिसॉल्व है दैट इज नोन एज द कैरियर। हम लोग अपनी कन्वेंशन में आगे जो है इसी टर्म को फॉलो करेंगे, हम लोग कैरियर को ए बताएंगे, सॉल्यूट को हम लोग सी की बात करेंगे। एंड इस मिक्सचर को
दिस मिक्सचर को हम लोग को सेपरेट आउट करना है। वी विश टू एक्सट्रैक्ट द सॉल्यूट फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ फीड, एंड व्हाट इज द फीड? फीड इज द मिक्सचर ऑफ ए एंड सी, वेयर ए इज द कैरियर एंड सी इज द सॉल्यूट, एंड आवर एम इज टू एक्सट्रैक्ट द दिस सॉल्यूट। एंड हाउ कैन वी परफॉर्म दिस प्रोसेस? For this process we add some solvent. Which type of solvent? यहाँ पर हमको solvent इस तरह का यूज करना होता है जो solvent इस सी को अपने साथ लेकर के अलग हो जाए। यहाँ पर हमारे पास सिलेक्शन ऑफ सॉल्वेंट इस तरीके का होना चाहिए कि ये सॉल्वेंट हमारे इस सॉल्यूट को लेकर के अलग हो जाए। मींस इस सॉल्वेंट की मिसिबिलिटी इस सॉल्यूट में कैरियर से ज्यादा होनी चाहिए, तब हमारा ये सॉल्वेंट इसको सॉल्यूट को लेकर के अलग हो पाएगा। और सॉल्वेंट को कैरियर के साथ किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं करना चाहिए, या सॉल्वेंट जो है आपका इस फीड के साथ रिएक्शन नहीं करना चाहिए, इनरिएक्टिव होना चाहिए। ये नहीं कि कंपोनेंट में रिएक्ट करके जो है कोई थर्ड कंपोनेंट बना ले, इस तरह का हमको सॉल्वेंट नहीं। सॉल्वेंट के सिलेक्शन के करते समय हमको ये बात बहुत ध्यान रखनी पड़ती है। Therefore, to find out the suitable solvent to extract the solute is also the very major task in the liquid extraction process. करते कैसे हम लोग हैं कि सॉल्वेंट को फीड को दोनों को एक साथ लेकर के आते हैं, ब्रिंग करके किसी एक मिक्सिंग टैंक में। यहाँ पर इनकी प्रॉपर मिक्सिंग करी जाती है सुटेबल टाइम तक। मिक्सिंग करने के बाद जब ये प्रॉपरली मिक्स हो जाते हैं, देन हम लोग इसको जो है एक सेटलिंग टैंक में ले जाते हैं। अब इस सेटलिंग टैंक में क्या हमारे पास है? इस सेटलिंग टैंक में हमारे पास कैरियर भी है, सॉल्वेंट भी है और सॉल्यूट भी है। नहीं, अब जब हम इसको एक सुटेबल टाइम तक, एक इनफाइनाइट टाइम तक जो है इसको छोड़ देते हैं, तो क्या होता है? इनफाइनाइट टाइम से हमारा क्या मतलब है? जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है, मींस जितना सॉल्यूट आपका सॉल्वेंट में मिल सकता था उतना काम कंप्लीट हो जाता है। हाउ कैन वी ऑब्टेन दिस? वी कैन ऑब्टेन दिस फ्रॉम द सॉल्युबिलिटी कर्व ऑफ द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट। देन आफ्टर दिस वी विल गेट द टू फेजेस। यहाँ पर हमारे पास एक लेयर बन करके दो फेजेस हमको मिल जाते हैं। वी कैन से दैट दिस द L1, दिस इज द L2, and on the basis of the density difference they will form the two phases. On the basis of the solubility difference, this solute goes towards the solvent, and other is the some parts goes also into this feed, and we will get the two phases. One is the extract phase and other one is the raffinate phase. Solute rich phase, जहाँ पर सॉल्यूट आपका ज़्यादा है, जो कि डिज़ायर है कि सॉल्यूट हमारा ज़्यादा हो। इस बी में, ये जो बी हमारा सॉल्वेंट था, इस सॉल्यूट को लेकर के अलग हो गया, तो ये हमारे पास ज़्यादा हो। ये हमारे पास डिज़ायर्ड कंडीशन है, ये सॉल्वेंट सॉल्यूट को लेकर के अलग हो जाए। देन दिस फेज इज नोन एज द एक्सट्रैक्ट फेज, एंड अदर फेज वेयर कैरियर इज मोर, दैट इज द and solute is less and carrier is more. This is the raffinate. This is the extreme condition. This is the condition of the 100% separation. But जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रोसेस हमारा 100% अचीवेबल नहीं होता है, therefore we will get some A also here and some C is also here. This is the solvent. Means we have all three components in the extract phase and all three components also in the raffinate phase. डिफरेंस कितने है? डिफरेंस इनकी क्वांटिटी में है। आपका जो एक्सट्रैक्ट फेज है, अगर हमारा डिजायर्ड सेपरेशन टेक प्लेस हुआ है, तो एक्सट्रैक्ट फेज में सॉल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा होगी और आपका सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज़्यादा होगी और कैरियर की क्वांटिटी कम होगी।
रैफिनेट फेज में कैरियर ज्यादा होगा, सॉल्यूट कम होगा, सॉल्वेंट कम होगा। दिस इज द प्रोसेस ऑफ लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन। इन फर्दर हम लोग जो है जब इस प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम लोग इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये हमारी एक स्टेज हो गई है। दिस इज द स्टेज, दिस इज द फीड, दिस इज द solvent, and we will get some extract phase and some is the raffinate phase। इस तरीके से दिस इज द स्टेज। ये स्टेज में आपके दोनों कंपोनेंट मिक्सर एंड सेटलर को हम इस सिंगल स्टेज में रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके, I think all of you understood this process, how the liquid extraction process take place. In a very simple word, you can say in the liquid extraction process, feed, which is the mixture of carrier and solute, is bring to the contact of the solvent and the proper mixing take place. After the mixing take place, this will go to the settling tank, and after the infinite period of time, means when equilibrium achieved, we will get the two phases, L1 phase and L2 phase. On the basis of density difference, the liquid will separate out, liquid mixture will separate out, and we will get the two phases. That one phase is the extract phase, another phase is the raffinate phase. In the extract phase, we will get the more solute. Okay, understand? लिक्विड एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। कई बार आपकी पेट्रोलियम इंडस्ट्री हैं, रिफाइनरीज हैं, और आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं, फूड की इंडस्ट्रीज हैं, मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज हैं, इन्वायरमेंटल एंड ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज हैं। इन सब जगह पर लिक्विड एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को हम लोग यूज करते हैं। जैसे BTX, बेंजीन, टोल्यूइन, जाइलीन का सेपरेशन किया जाता है फॉल्फुराल के द्वारा, सल्फोलेन के द्वारा, मिथाइल आइसोब्यूटाइल कीटोन सॉल्वेंट के द्वारा। एंटीबायोटिक्स को में आप पेनिसिलिन को जो जब प्रोड्यूस करते हो उसको जो है सेपरेट आउट करते हो विद द हेल्प ऑफ सुटेबल सॉल्वेंट सच एज एमाइल एसीटेट और द मिथाइल आइसोब्यूटाइल कीटोन इन द फूड एप्लीकेशन, फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन। सो दिस लिक्विड एक्सट्रैक्शन प्रोसेस हैज ए वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रीज। Therefore, this is very much necessary to find out the basic importance and the basic fundamentals of the liquid extraction. As you know, with the help of the phase rule, you know F is equal to C minus P plus 2, and as you know that the minimum number of component is the 3 and phase is the 2, therefore you will get the degree of freedom is 3. Therefore you required at least this is the 3 degree of freedom, and you require 3 component to you specify. Then only you can find out the then only you can simplify your extraction process and define your process, liquid extraction process. And first of all, you have to also know the lever arm rule। जैसा कि आप लोगों ने लीवर आर्म रूल को पढ़ा हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं 2 कंपोनेंट जिसको आप लेकर के आ रहे हो। एक आपका F कंपोनेंट है जिसको फीड है, और आपके पास सॉल्वेंट को लेकर के आ रहे हैं, मिक्सचर आपका बन रहा है। तो इसमें से आप किस तरीके से अमाउंट को फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें आप देख सकते हो कि जैसे कि हम लोगों ने जो है आपके लिए पढ़ा था कि जो है आपका टाउ 1 लगता है, और एक दूसरी एंड पे टाउ 2 लग रहा है। डिस्टेंस आपका जो है दिस इज द R2 है, दिस इज द R1 है। देन टाउ 1 R1 is equal to tau 2 R2. With the help of this, you can find out the amount of the solvent and the feed with the help of the lever arm rule. F upon S represent the MS length, and this is the MF
length. Ratio of F upon S can be represented by the length of the MS and the MF rule. This is the lever arm rule. मिसिबिलिटी इमिसिबिलिटी के कॉन्सेप्ट को कुछ समझते हैं। जितना ज़्यादा हमारा कंपोनेंट में इमिसिबिलिटी होगी उतना अच्छा हमारा सेपरेशन होगा। किसकी इमिसिबिलिटी होना चाहिए और किसकी मिसिबिलिटी होना चाहिए? सॉल्यूट हमारा सॉल्वेंट में अच्छी तरह से मिसिबल होना चाहिए और सॉल्वेंट और कैरियर दोनों अच्छी तरह से इमिसिबल होने चाहिए। ये हमारा डिजायर्ड कंडीशन है। हो क्या कह सकता है? हो सकता है कि आपका जो कंपोनेंट मिक्सचर है वो होमोजीनियस हो। जब आपके पास फीड और सॉल्वेंट दोनों प्रॉपर जो है मिक्सिंग हो जाएंगे तो देन यू विल नॉट गेट द सेपरेशन। आपको सेपरेशन जो है नहीं मिलेगा। किसी तरीके से आपको सेपरेशन फाइंड आउट नहीं सकता है इफ द मिक्सचर फाइंड आउट द होमोजीनियस सॉल्यूशन। अगर नॉन होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस में जो है वो मिसिबिलिटी कितनी उसमें है और इमिसिबिलिटी कितनी इसमें है, इस पर डिपेंड करता है। जब आपका चाहते हो कि हमारे पास हमको प्रॉपर जो हम रिक्वायर्ड है वो सॉल्यूशन मिले, तब हमारा एम रहता है कि फीड और सॉल्वेंट जो है वो प्रॉपरली इमिसिबल हो और सॉल्यूट हमारा जो है सॉल्वेंट में ज्यादा मिसिबल हो। दिस इज द डिजायर्ड कंडीशन। दिस इज द आवर डिजायर्ड condition. When F and S, feed and solvent, are partially immiscible, and when F and S are completely immiscible, जब F और S आपके completely immiscible होंगे, जो कि आपकी एक ideal condition है, then you will get the maximum separation. In general, you are getting the F and S are the partially miscible. This is the in general condition. You get maximum. अब क्योंकि आपने देखा कि जो लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है वो हमारा प्रोसेस जो है वो उसमें 3 कंपोनेंट इन्वॉल्व हैं, 3 कंपोनेंट इन्वॉल्व हैं। तो उस 3 कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको 3 कॉर्नर्स की रिक्वायरमेंट है, 3 एपेक्स हमको चाहिए। तो इस 3 एपेक्स को के लिए हम इसके लिए एक जो है इक्विलेटरल ट्रायंगुलर डायग्राम, इक्विलेटरल टर्नरी डायग्राम को यूज करते हैं कंपोनेंट के फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि हमने यहां पर रिप्रेजेंट किया हुआ है एक ट्रायंगुलर डायग्राम है। दिस इज द ट्रायंगुलर डायग्राम। एक एंड में हमारे पास सी है, एक एंड में ए है, बी है। सी क्या है? सॉल्यूट है। दिस इज द कैरियर, दिस इज द सॉल्वेंट। यहां पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए इस एपेक्स में 100% प्योर है, सॉल्वेंट हमारा यहां पर 100% प्योर है एंड सॉल्व्यूट हमारा यहां पर 100% प्योर है। मतलब कि जो एपेक्स हैं, एपेक्स आपके जो हैं यहां पर रिप्रेजेंट करते हैं कि 100% उस कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब क्या हुआ कि जब आप इस तरफ बढ़ेंगे आगे तब क्या आपको कैरियर आपको बढ़ा हुआ मिल रहा है, ठीक है ना। यहां पर कैरियर बढ़ा मिल रहा है, इधर पे आप आगे बढ़े तो सॉल्वेंट का मास फ्रैक्शन आपको जो है बढ़ता हुआ मिल रहा है, इधर बढ़े तो हमारा सॉल्वेंट बढ़ता मिल रहा है। इक्विलेटरल डायग्राम को क्यों लेते हैं? क्योंकि इसकी एक जो है प्रॉपर्टी है कि इसमें किसी भी पॉइंट से अगर मिक्सिंग पॉइंट आ रहा है वहां से परपेंडिकुलर को आप ड्रॉ करते हो तो वो एल्टीट्यूड के बराबर उसकी हाइट होती है। यहाँ पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ पे ड्रॉ किया, यहाँ पे ड्रॉ किया, दिस ऑल विल इक्वल टू द सम ऑफ दिस। यहाँ पर मीन्स ये रिप्रेजेंट करता है कि XA प्लस XB प्लस XC is equal to 1. This is the property of the equilateral triangle. Therefore, we use this equilateral triangle to represent the mass fraction of the solute. Okay.
इस पूरे के अंदर ये लिक्विड मिक्सचर हमारा मिसबिल है। इस किसी पॉइंट पर हमारे फ्रैक्शन कितने हैं इसको फाइंड आउट करने के लिए भी हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मेथड आप देखिए कि दिस इज द 100%। मान लीजिए कि आपको जो है यू हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूट सी प्रेजेंट इन दिस पॉइंट। दिस पॉइंट पर हमारा सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है आपको फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे करेंगे? फर्स्ट स्टेप में डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीज इन ए, बी एंड सी इन द फॉलोइंग मैनर। मीन्स ए आपका इधर बढ़ रहा है, डायरेक्शन डिफाइन कर दिया आपने, बी आपका इधर पे बढ़ रहा है और सी आपका इधर पे बढ़ रहा है। जैसा कि हमने कहा था यहां पर 100% सॉल्यूट है, यहां पर 100% कैरियर है, ध्यान से समझिएगा, और यहां पर 100% सॉल्वेंट है। ओके, आप इस तरफ जाएंगे तो कैरियर आपका घट रहा है, ए यहां पर घट रहा है, ए यहां पर डिक्रीज कर रहा है, बी यहां पर इंक्रीज कर रहा है। यहां इस लाइन पर सॉल्वेंट डिक्रीज कर रहा है, सॉल्यूट आपका इंक्रीज कर रहा है। यहां पर आपका सॉल्यूट डिक्रीज कर रहा है और कैरियर इंक्रीज कर रहा है। Then define the direction of increase in A, B and C in the following manner. Then if you find out the composition of C in this point, then आप क्या करते हैं, जिस कंपोनेंट का फ्रैक्शन फाइंड आउट करना होता है उसके सामने एक पैरेलल लाइन को आप ड्रॉ कर देते हैं। उस पैरेलल लाइन को ड्रॉ करने पर जैसे कि आपको 2 पॉइंट मिले M और N। अब आप देखते हैं कि कौन सी पार्ट में हमारा C आपको बढ़ता हुआ मिल रहा है। यहां पर आपको दिख रहा है कि C आपको इस डायरेक्शन में बढ़ता हुआ मिल रहा है। देन क्या हुआ कि इसका कंपोजिशन मास फ्रैक्शन का C हो गया 0.4 हो गया। द सॉल्यूट कंसंट्रेशन इन दिस पॉइंट इज द 0.4। सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट द अदर कंपोजिशन फ्रॉम द from drawing the parallel line। एंड इसके अलावा एक आपका अनदर मेथड भी होता है। उसमें क्या करते हैं आप हैं, उसमें आप जो हैं उस वाले पॉइंट से सीधा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। उस परपेंडिकुलर को ड्रॉ करने के बाद आप देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स वहां पर फाइंड आउट हो रहे हैं। अब आपने इस वाले पॉइंट जैसे सी का आपको यहां पर मास फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, तो सी से क्या किया आपने, परपेंडिकुलर को ड्रॉ कर दिया। अब आपने देखा कि कितने इसमें ट्रायंगल आ रहे हैं, जैसे कि यहां पर क्या हुआ 1 2 3 एंड 4 ट्रायंगल आपके पास आ रहे हैं। अब 1 ट्रायंगल कितने मास फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है इसको पहले आपको देखना होगा। यहां पे क्या मास फ्रैक्शन देखिए 10 20 30 मीन्स एक ट्रायंगल 10% को रिप्रेजेंट कर रहा है और 4 ट्रायंगल्स आ गए मीन्स क्या हुआ 40% मीन्स 0.4। दिस इज द 0.4। मतलब क्या हुआ, इस मिक्सचर में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन 0.4 है। सिमिलरली अगर आपको ए फाइंड आउट करना है तो क्या किया आपने, यहां पर नॉर्मल को ड्रॉ कर दिया। आपने देखा कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल बन रहे हैं 1 2 3 ट्रायंगल आ रहे हैं। एक ट्रायंगल कितना पार्टिसिपेट कर रहा है 10%, 0.1 तो क्या हुआ 30%। मीन्स क्या, ए कितना है, ए आपका 30% है। सिमिलरली अगर आपको बी फाइंड आउट करना है, आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद आपने देखा कितने ट्रायंगल जो है अचीव कर रहा है। ट्रायंगल आ रहे 1 2 3, एक ट्रायंगल का कितना पार्ट दे रहा है 10%, देन देयर इज 30%। देयरफॉर सॉल्वेंट इज द 30%, कैरियर इज द 30% एंड सॉल्यूट इज द 40%। दिस इज द वे हाउ यू कैन रीड दिस ट्रायंगुलर डायग्राम। ट्रायंगुलर डायग्राम को किस तरह से आप पढ़ते हैं इसको आप इसमें से समझ सकते हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब कई बार हमारे पास जो है कुछ स्पेशल कोऑर्डिनेट होने की वजह से हम जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल का यूज नहीं करते एंड सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल डायग्राम को भी पढ़ते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल डायग्राम को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे हम लोग सॉल्यूट कर दें, फिर ये आपने
कैरियर कर दिया या आपने सॉल्वेंट कर दिया। तो इस तरीके से डायग्राम को हम लोग इसमें रिप्रेजेंट करते हैं। आपने यहाँ पर सॉल्यूट 100% है, यहाँ पर कैरियर 100% है और यहाँ पर सॉल्वेंट आपका 100% है। ये आपने इस चीज़ों को देखा। अब फाइंड आउट कैसे करते? सिमिलर वे में डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीज इन ए, बी एंड सी इन द अबव फॉलोइंग मैनर। यहाँ पर आपका जो है सॉल्वेंट इधर इंक्रीज कर रहा है, सॉल्यूट आपका इधर इंक्रीज कर रहा है, कैरियर आपका इधर पर इंक्रीज कर रहा है। अगर आपको कैरियर के बारे में निकालना है, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू द बीसी। बीसी के लाइन के पैरेलल आपने एक लाइन को ड्रॉ कर दिया। बीसी लाइन के पैरेलल लाइन को आपने जो है उसको ड्रॉ कर दिया एट द रिक्वायर्ड पॉइंट दैट विल शो द कंसंट्रेशन ऑफ ए। देन आफ्टर परपेंडिकुलर को ड्रॉ अप करते हो और उसकी हेल्प से जो है आप उस मिक्सिंग पॉइंट तक पर जो है कंपोजिशन को फाइंड आउट कर लेते हैं। देन वी विल डिस्कस अबाउट द टर्नरी एक्सट्रैक्शन सिस्टम का क्लासिफिकेशन। किस तरह से इस सिस्टम को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। जनरली टर्नरी डायग्राम सिस्टम को हम लोग उनकी मिसिबिलिटी के बेसिस पर कई डिफरेंट टाइप के सिस्टम बन सकते हैं। बट बेसिकली लिक्विड एक्सट्रैक्शन सिस्टम को दो टाइप के सिस्टम में हम लोग डिवाइड करते हैं, टाइप 1 सिस्टम और टाइप 2 सिस्टम। टाइप 1 सिस्टम में हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, जो कि इन जनरल प्रोसेस है एंड 90% वी विल गेट दिस टाइप ऑफ डायग्राम। इसमें जनरली क्या होता है कि आपका जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट हमारा जो है कैरियर में भी सॉल्युबल है और सॉल्यूट हमारा सॉल्वेंट में भी सॉल्युबल है, और हमारे पास कैरियर और सॉल्वेंट आपस में इमिसिबल है। तो इस तरीके का जनरली जो है हम लोगों को देखने को मिलता है 90% केसेस में। यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए A and C are the completely miscible and B and C also are the completely miscible, but A and B, that is the solvent and the carrier, are the maximum immiscibility। ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, दिस पोर्शन, दिस shows the immiscibility, एंड ये जो पार्ट आपको दिख रहा है यहां से एकदम A से स्टार्ट नहीं किया, इसको B से स्टार्ट नहीं किया, इसका मतलब क्या है कि इतना ये मिसिबल है, थोड़ा सा ये मिसिबल है, कंप्लीटली इमिसिबल नहीं है। ठीक है ना। जनरली हमको जो है इस तरह के सिस्टम को ही देखने को मिलता है। टाइप 2 सिस्टम किस तरीके का होता है? टाइप 2 सिस्टम में हम लोग क्या देखते हैं कि जो हमारे पास सॉल्यूट है, सॉल्यूट हमारा कैरियर में पूरी तरीके से सॉल्युबल है, और लेकिन जो सॉल्यूट है वो आपका सॉल्वेंट में कम सॉल्युबल है, सॉल्वेंट में उसकी इमिसिबिलिटी है, और सॉल्वेंट और कैरियर भी हमारे इमिसिबल है। तो ये इस तरीके का सिस्टम टाइप 2 होता है। इसको सेपरेट आउट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूट हमारा जो सॉल्वेंट है उसमें इमिसिबिलिटी का बिहेवियर रखता है। तो इस तरह के भी कुछ सिस्टम हमको देखने को मिलते हैं। एस यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं कि जो सॉल्यूट है, एस जो सॉल्यूट हमारे पास है, दिस इज द सॉल्यूट, सॉल्यूट इज सॉल्युबल इन कैरियर, कैरियर में हमारा सॉल्यूट जो है सॉल्युबल है पूरे तरीके से, बट सॉल्यूट इज नॉट सॉल्युबल completely in the solvent, and solvent and carrier is also not soluble। ये पोर्शन जो है, this portion represent the immiscibility। ठीक है, जितना ये वाइट पोर्शन है उतना ज्यादा उसमें इमिसिबिलिटी है, ये चीज शो करती है। तो दिस इज द
टाइप 2 सिस्टम। देयरफॉर लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन के सिस्टम को जनरली हम लोग दो तरह से डिवाइड करते हैं, टाइप 1 सिस्टम एंड द टाइप 2 सिस्टम। टाइप 1 सिस्टम में क्या होता है कि सॉल्यूट हमारा कैरियर में और सॉल्वेंट में दोनों में कंप्लीटली मिसेबल होता है, जबकि टाइप 2 सिस्टम में सॉल्यूट हमारा कैरियर में तो मिक्सेबल है लेकिन सॉल्वेंट में इमिसेबल होता है। देन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर जनरली सॉल्युबिलिटी जो है इंक्रीज करती है। तो जब टाइप 1 सिस्टम में क्या होगा, ये जो पॉइंट हमारे पास है मिसिबिलिटी का जो पॉइंट है वो आपका जो है डिक्रीज कर जाता है। यहाँ पे टेम्परेचर T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1, T shows द टेम्परेचर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इनके बीच की मिसिबिलिटी जो है वो बढ़ती जाएगी और सेपरेशन हमको उतना अच्छा नहीं मिलेगा। दिस इज द मिसिबिलिटी, इनके बीच में भी आपकी जो है मिसिबिलिटी बढ़ गई, ठीक है ना। और जनरली हमको डिजायर क्या है कि मिसिबिलिटी कम होनी चाहिए और ये सॉल्यूट का जो है आपका भी मिसिबल ज़्यादा हो गया। इन केस ऑफ टाइप 2 सिस्टम हमारी सॉल्युबिलिटी सी की इसमें बढ़ी, देन आपको यू इस तरह सिस्टम मिला, ठीक है ना। देन और आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया देन यू विल गेट दिस टेम्परेचर। मींस आपका जो है अब क्या हुआ कि सॉल्यूट हमारा इस सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे ये हमारे पास इनसॉल्युबल, मतलब टाइप 2 सिस्टम को टेम्परेचर को इंक्रीज करके वी कैन कन्वर्ट इनटू द टाइप 1 सिस्टम। दिस इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन टर्नरी सिस्टम। इतना पार्ट को आप लोग अभी ठीक से पढ़िएगा, कोई समस्या आती है देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स and best of luck for all your future endeavors. Thank you.